बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल। मे बी विद अ कप ऑफ कॉफी और कप ऑफ टी, या फिर वैसे ही फारिग बैठे हुए अखबार के साथ, ये भी हो सकता है, ये भी सुबह की बात होती है। आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं, मैं हूं इमरान हसन, और ये भी उम्मीद है कि आपका दिन अच्छे से शुरू हुआ है। मई शुरू हुआ, इनिशियली हमें लगा कि ये कैसा मौसम आ गया। मई में तो यूजुअली ऐसा मौसम नहीं होता, खुशगवार मौसम, बहुत ही सुहाना मौसम। और फिर मैंने पिछले 2-3 दिन से ये सिलसिला शुरू किया है कि उसने बताया कि नहीं भाई, जैसे वो कल या परसों आप कह रही थी ना, मैं हूँ तो मैं हूँ, उसने बताया। और ऐसा ही सिलसिला एक हीट वेव है। लेकिन मुझे लगा कि बहुत दिन तक अभी हमें मौसम नहीं चेक करना पड़ेगा, लेकिन कल रात में चेक कर रहा था कि बारिश कब होगी। तो संडे को आई थिंक प्रेडिक्शन है बारिश। बिल्कुल प्रेडिक्शन है। और आज से ही हमने देखा कि मौसम थोड़ा सा, इमरान, सुबह बेहतर था। जब मैं आ रही थी तो हवा चल रही थी, सुबह बड़ी बेहतर थी। हीट वेव और तूफानी बारिशों दोनों का अलर्ट एक साथ जारी हो गया। और मुल्क के बेशतर इलाकों में इस वक्त अगर बात करें तो क़यामत खेज गर्मी है। लाहौर का जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, और 10 मई तक गर्मी मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची की सूरत हाल जी और जी हाँ, 10th में तो आज ही है। दर्जा हरारत 37 डिग्रीज तक चला गया है जी कराची में भी। 10 से 11 मई तक जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशों का इम्कान है। कल परसों ही मैंने वेदर अपडेट जब देखी थी तो बताया यही जा रहा था कि फ्राइडे से मौसम जी आपके मुताबिक मैं भी फ्राइडे से इंतजार कर रहा था कि मेरी पोस्ट ने फ्राइडे का कहा था, लेकिन वो अभी संडे पे बात चली गई। अल्लाह करे अब संडे को हो जाए, वरना इनकी प्रेडिक्शन टोटल गलत मेरी नहीं है। फिर लोग एतबार ही नहीं करेंगे कि ये बाजी मौसम ठीक नहीं बताती। तो ये हो सकता है। नहीं, ये अल्लाह करे बारिश हो, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ड्राइनेस आ जाती है उससे फिर बीमारियां वगैरह बड़ी बढ़ जाती है ना। कल तो हमने एक बड़ा तवील सेशन इस पे भी किया था। खैर, दूसरी जानिब इस मौसम पे आपको आगाह रखेंगे। दूसरी जानिब जरा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। आपको बड़ा इंतजार होता है, वन ऑफ योर फेवरेट स्टोरीज क्रिकेट बुखार। सबसे ज्यादा वायरल कंटेंट मैंने देखा है क्रिकेट का ही होता है अभी सोशल पे, हम जो पोस्ट करते हैं। तो 18 की टीम हमारी, आपको पता है, किंग आजम की क़यादत में डबलिन में इस वक्त डेरे डाले हुए हैं। कौमी खिलाड़ियों ने फिटनेस मसाइल, जैसे उनके गेम प्लान्स हैं, बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग है, इसकी भी प्रैक्टिस की है। खामियों पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव, और बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। प्रैक्टिस सेशन, फोटो सेशन, सब कुछ ही जारी है जी हाँ, और सब कुछ हो गया है। रोनुमाई भी हो गई है जी ट्रॉफी की। और अब 2009 के T20 वर्ल्ड कप के दौरान ओवल लंदन में जो मैच हुआ था, पाकिस्तान ने 39 रन से मैच जीता था। आयरलैंड की टीम 2007 के वनडे वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तानी टीम को हराकर दुनिया को हैरान और टीम को मेगा इवेंट से बाहर भी कर चुकी है। यानी बिल्कुल हल्का भी नहीं लेना है हमने। हल्का तो हमने किसी को भी नहीं लेना है, खुद को भी नहीं लेना है, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल है। सो वो बड़ा एक मेमोरेबल मैच था। वी रिमेंबर इंजमाम एंड ऑल, बड़ा एक मेमोरेबल मैच था। खैर जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस दौरे के लिए जो मोहम्मद आमिर साहब हैं, किसी न किसी कंट्रोवर्सी या किसी न किसी तरह से खबरों के अंदर रहते हैं हमारे पेसर। इस दफा उनका वीजा नहीं लगा। बिल्कुल मैं और आमिर एक तरह चल रहे हैं, वीजे नहीं लग रहे हमारे। जराये के मुताबिक जो है वो आमिर को क्लियरेंस मिल गई है ना अब, तो इस वजह से अब वो थोड़ा उनके लिए आसानी हो गई है। वीजे की मंजूरी उनकी दे दी गई है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद आमिर की फौरी डबलिन रवानगी के लिए इंतजाम भी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खासी कोशिश की मोहम्मद आमिर के वीजे में ताखीर के मामले पर। उन्होंने खुद एक्शन लिया। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने की या वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की? ये चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने की और उससे उन्होंने खुद एक्शन लिया। तो जनाब ये मामला हल हो गया। इसके साथ साथ अगर बात कर ले अब सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप की, जहाँ से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हमें मिल रही हैं। पाकिस्तान और जापान की टीमें फाइनल में पहुंच चुकी हैं। कल भी आपको ये खबर हमने दी थी। पाकिस्तान अब 13 साल बाद, 2011 के बाद पहली बार अजलान शाह कप के फाइनल में पहुंचा है। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान और जापान के अगर पॉइंट्स की बात करें तो वो 10-10 है, और दोनों टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। पाकिस्तान अपने पूल का 5वां मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ आज खेलेगा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे दोपहर। अच्छा, ये एक रियल टेस्ट होगा, क्योंकि अगर टॉप 10 रैंकिंग्स की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की रैंकिंग इन सभी टीम से बेहतर है। सो देखना होगा कि पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है, किस गेम प्लान के साथ आता है। अगर पाकिस्तान आज का मैच कॉन्फिडेंटली जीतता है तो ये बड़ा हेल्प करेगा फाइनल में हमारे मोराल को तगड़ा रखने के लिए, और फिर फाइनल और ट्रॉफी भी जीतने के लिए। सो अल्लाह करे ऐसा हो। चलें, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हम आपको शुरू में दे देते हैं, ताकि जो आपकी वो एक थर्स्ट होती है ना पिछले कई घंटों की हमारे बगैर, वो पूरी हो जाए। अब जरा हम करंट अफेयर या हालात हाजरा पे आ जाते हैं। देखते हैं आज की बड़ी खबर। सानिया 9 मई
कल 1 बरस मुकम्मल हो गया। इस हवाले से मुल्क भर में तकारीब भी हुई, शहदा की फैमिली से इजहार यकजहती किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास में खिताब करते हुए कह रहे थे कि 9 मई की बगावत दरअसल इदारों और पाकिस्तान के खिलाफ बगावत थी। उनकी जानिब से ये कहा गया। 1 बरस गुजरने के बावजूद 9 मई के मुजरिमों को अब तक सजा क्यों नहीं मिल सकी? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मिट्टी पाव का मुतहम्मिल हरगिज़ नहीं हो सकता। इन वाक़यात की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। शहदा की फैमिली से सबने इज़हार यकजहती भी किया और जिस तरह से एहतजाज का कहा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो भी किया गया। बिल्कुल, उन्होंने एक साजिश करार दिया। तहरीक इंसाफ अब भी ये कह रही है। उमर अयूब ने कहा कि 1971 भी सोची समझी साजिश थी और 9 मई भी एक साजिश थी। चलें, एक तो ये बात उमर अयूब साहब माने कि इंटेंसिटी इन दोनों की मिलती जुलती थी, काफ़ी खतरनाक मामला था दोनों में, अगर वो इसको ऑन नहीं भी कर रहे। आर्मी चीफ कल बड़ा खुल के उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि जो ये बेसिकली एक तकरीब थी कोर, ये जो गैरिजन है GHQ के अंदर, लाहौर गैरिजन के अंदर जो एक तकरीब थी, वहाँ पर उन्होंने खिताब किया। लाहौर आए हुए थे और जो दुश्मन कुव्वतें हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा जी, और उनके सरपरस्त झूठ और जाली खबरें और प्रोपेगेंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आई बिलीव। मुसल्लह फौज और अवाम के दरमियान एक फ़र्क पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम की हिमायत से तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। पाक फौज का हर सिपाही और अफसर अपने फ़राइज़ को वलीयत देता है, रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रहा है और इस तरह की कई अहम बातें। और एक बात जो सबसे अहम उन्होंने की कि कुछ जो लीडरशिप है वो अपने आप को अब शरीफ या मुबर्रा साबित करने की कोशिश कर रही है 9 मई के वाक़यात से, या मासूम साबित करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने ये किया है उनको करार वाकई और हर सूरत में सज़ा होगी, उनको कोई ढील मिलेगी और ना ही उनको कोई डील देंगे। उन्होंने कल क्लियर किया एंड वाज़े तौर पे इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ है। जो एक बात चल रही थी कि शायद चूंकि 9 मई में तो तहरीक इंसाफ से ही उसको रिलेट किया जाता है और उसी की लीडरशिप जेल में है और खबरें आ रही थी कि शायद कोई डील उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। सो ये जनाब ताज़ा तरीन है। उसके अलावा मजीद क्या चल रहा है इस वक्त? डाला जेल के हवाले से शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से निकाल दिया गया, वो भी एक बड़ी अहम कहानी है। कल वो भी कहते नजर आए कि पार्टी के अंदर से मेरे खिलाफ उमर अयूब और शिबली फराज साजिश कर रहे हैं। उन्होंने सऊदी हुकूमत से ताल्लुकात के हवाले से एक बयान दिया था, जिसके बाद ये सूरत हाल हुई है। जी हाँ, इस सारी सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए सलमान आबिद साहब सीनियर तर्जियाकार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब, सुबह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान आबिद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करें तो ये पार्टी शुरू से ही कंफ्यूज भी नज़र आई है हमें, और अब जब बात हो रही है 9 मई के हवाले से बैरिस्टर गौहर की जानिब से कल ये भी कहा गया कि बातचीत के लिए खिड़की हमेशा खुली रखनी चाहिए। तो ये खिड़की सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्यों खुली रखी गई है? सियासतदानों से क्यों बात नहीं करना चाहती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ठीक है, असूली तौर पर तो सियासतदानों को सियासतदानों से ही बात करनी चाहिए और सियासी जमातों के साथ ही बात करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में मसला एक और है। पाकिस्तान में ताकत का मरकज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट रही है। जब PMLN की क़यादत थी तो आपने देखा था कि वो किससे बात कर रहे थे, वो भी जनरल बाजवा के साथ ही पसे पर्दा मोहम्मद ज़ुबैर साहब की कहानियाँ मौजूद है। तो वो भी उन्हीं से बात कर रहे थे कि उन्हें पता था कि कहाँ से बात होती है और कहाँ से चीज़ें तय होती हैं। ये बात PTI को भी पता है कि नवाज शहबाज शरीफ साहब के पास तो इख्तियारात नहीं है। इख्तियारात अगर किसी के पास हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात का हामी हूँ कि रास्ता फिर भी आपको सियासी जमातों के अंदर से निकालना होगा, क्योंकि इनिशियल गुफ्तगू वहीं से होगी और फिर वो रास्ता इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा सकता है। बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की जो बात है, मैं समझता हूँ ये बहुत आइडियल बात है, ये होगा नहीं ऐसा। तो आपको रास्ता वही पार्लियामेंट और सियासी जमातों का इख्तियार करना पड़ेगा। इख्तियारात और ताकत का फैसला बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट के पास है। एक बात तो ये है। जो बात आपने इंट्रो में की, हमने सुना था हाइब्रिड वॉर, हमने सुना था 5th जनरेशन वॉर जी, हमने सुना कि जनाब ये सोशल मीडिया के अंदर जो है ना एक मनफी मुहिम चल रही है। कल जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ जिसका आपने कहा डिजिटल टेररिज्म, अच्छा अब ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि इस 9 मई के सानिया ने हमारी कौम को तकसीम तो कर दिया है। अब आप इसको अच्छा लगे या बुरा लगे, एक सियासी कुव्वत एक बयानिए के साथ खड़ी है, एक सियासी कुव्वत एक और बयानिए के साथ खड़ी है, एस्टैब्लिशमेंट एक बयानिए के साथ खड़ी है, इदारों के दरमियान टकराव हम देख रहे हैं। ये जो एक कैफियत इस वक्त है, ये जो टकराव का जो माहौल है, अब इससे आगे भी बढ़ना है या हमने यहाँ पे खड़े होना है, ये बुनियादी सवाल है। सवाल ये, जवाब ये है कि हमें आगे बढ़ना है। सानिया 9 मई के बाद हमें कोई आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करना है और सियासी कुव्वतों के दरमियान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई एक रास्ता निकलना चाहिए। अब वो रास्ता तो निकलेगा डायलॉग के जरिए, और वो डायलॉग भी सियासी जमातों के अंदर भी होगा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी होगा, उसमें जुडिशरी भी शामिल हो गई है, क्योंकि जुडिशरी भी कह रही है कि हमारे जजों के ऊपर जो है ना बड़ा प्रेशर है और बड़ा दबाव डाला जा रहा है, हम पे जबरदस्ती फैसले करवाए जा रहे हैं। तो इसलिए वो भी अब जजेस खुद कह रहे हैं, वो भी स्टेक होल्डर बन गए। तो इसलिए एक डायलॉग का रास्ता तो निकलना चाहिए। लेकिन
अब ये जो पोजीशन पीटीआई की है, इसमें पीटीआई को भी अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़ेगा, और इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट का अगर एक मौकफ है वो जरूर कर, मसलन अब देखिए रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, एस्टैब्लिशमेंट का ज्यादातर गुस्सा, या कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो गुफ्तगू की है, अदलिया पे सारा मलबा डाल रहे हैं जी। देखिए सजाएं नहीं दी एक साल देखिए अदालतें कैसे सजाएं देंगी, आपकी प्रोसिक्यूशन क्या है, प्रोसिक्यूशन हेल्प नहीं करेगी, yes। आपके पास एविडेंस क्या है, जब आपके पास एविडेंस नहीं है और हुकूमत आपके पास है तो फिर अदालतें कैसे सजा दे देंगी। आपको याद होगा सानिया साहिवाल, आपको याद है सानिया मॉडल टाउन, जहां बराह गोलियां चली ना, किसी को दिखाने की जरूरत तो नहीं है, एविडेंस तो सामने था, लेकिन उसके बावजूद जब अदालती प्रोसीडिंग हुई तो प्रोसिक्यूशन बड़ी कमजोर साबित हुई। अब यहां पर भी ये हो रहा है कि प्रोसिक्यूशन को जो काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। अच्छा, एक बड़ा अहम नुकता, एक तो आपने कहा कि पिछली हुकूमत ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी बात की, जनरल बाजवा से बात की एस्टैब्लिशमेंट से। एस्टैब्लिशमेंट इज द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम, वी हैव टू रियलाइज इट। लेकिन एक उनका जो फॉर्मूला रहा वो ये कि उस बात का चर्चा उन्होंने नहीं किया, कहीं पे वो ये कहते नजर नहीं आया कि हमारी मीटिंग हो रही है या होनी चाहिए या हमसे बात करें, वो बात पसे पर्दा, और हमेशा ऐसे ही होता है। इस दफा तारीख थोड़ी सी बदली है जब पॉलिटिकल पार्टी की मेन लीडरशिप मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके कहती है कि हम ताकतवर हलकों से बात करेंगे, हम इनसे बात नहीं करेंगे। फर्क थोड़ा सा ये है, पहला सवाल का हिस्सा है कि ये फर्क क्यों है, और दूसरा जो आपने कहा कि हार्ड लाइन, ये जो एस्टैब्लिशमेंट इतनी हार्ड लाइन ले रही है, क्या ये महज वही एक द एलिमेंट ऑफ एंगर ऑफ 9th में है, या फिर किसी किस्म की इनसिक्योरिटी है फ्रॉम दैट हेजमनी दैट एस्टैब्लिशमेंट यूज्ड टू हैव इन पाकिस्तान, कि वो कहीं ब्रीच हो रही है? व्हाट इज द मेन फैक्टर? इमरान साहब जाने ना जाने, गोली ना जाने, बाप तो सारा जाने है। जिस वक्त उनके मुज़ाकरात चल रहे थे बाजवा साहब के साथ, जुबैर साहब भी थे और बहुत से लोग थे, सबको पता था कि बात कहाँ हो रही है और शहबाज शरीफ साहब क्या कोशिशें कर रहे हैं। कोई ढकी छुपी बातें नहीं थी, आम आदमी को शायद ना पता हो, लेकिन जनरली हम मीडिया के अंदर लोगों को पता था कि पीछे बात, और लेकिन उन्होंने ओन कभी नहीं किया, ओन कभी नहीं करेंगे। एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको क्या जरूरत है ओन करने की। पीटीआई का डायलेमा यह है कि पीटीआई डायरेक्टली कह रही है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं तो सिर्फ उनसे करने हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी एस्टैब्लिशमेंट किसी से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करती। इसलिए अगर एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि आप जाके सियासी जमातों से बातचीत करें तो बात तो ठीक है सुली तौर पर, और वहीं से कोई वे आउट निकलेगा, एक बात। दूसरा मसला यह है कि जो 9 मई है, इस 9 मई से पहले भी पीटीआई के लिए कौन सी हमदर्दी का पहलू था, मुझे बताइए। जिस वक्त वो जो रिजीम चेंज हुआ उसके बाद से इमरान खान का जो नैरेटिव था वो तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। वो तो कहते थे उन्होंने मुझे निकाला है, वो तो कहते थे ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, वो तो कहते थे इस साजिश में अमेरिका शामिल है। तो इसलिए वो एक पहले से एक चीज चली आ रही थी। अच्छा। उसमें सानिया 9 मई आ गया। उस 9 मई ने जिस तरह से रियासत के ऊपर हमले हुए, उसने एक और सिचुएशन इख्तियार कर ली। तो इसलिए जो एग्रेशन नजर आता है, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से या पाकिस्तान की रियासती इदारों की तरफ से नजर आती है, वो समझ में आती है। और फिर एक ऐसे मौके पे जब इमरान खान बराह रास्त आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बना रहे हो, चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बना रहे हो, डीजी ISI को निशाना बना रहे होंगे, तो फिर वो एक रिफ्लेक्शन तो नजर आएगा जो इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि पीटीआई के अंदर वो एलिमेंट जो बार बार खान साहब को समझाते हैं कि जनाब एक रिकंसिलिएशन की तरफ जाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, वो अभी वायबल नहीं हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों तैयार नहीं है अपने सख्त मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए? लेकिन ये होता है दो तरफा। मसलन अभी तक कोई पीटीआई के लिए कोई नरम रवैया कहीं से नहीं आया, उनके लोग तो अभी तक स्टिल अंदर है। क्या वो इंतजार कर रहे हैं? सर एक तो देखिए ना, आपको पता है एक CBM होता है, जब कभी भी डायलॉग होता है उसके लिए पहले एक माहौल बनाना पड़ता है। अब जो लोग जेलों के अंदर हैं, मुकदमों में अंदर हैं, यानी अब जैसे सनम जावेद का मामला है, वो जाके मियां वाली में और सरगोदा तक भेजे जा रहे हैं। जब आप किसी के लिए इतने रास्ते बंद कर देंगे तो उधर से भी तो एक रैशन आएगा। एक मुझे कमेंट ऐड करने दीजिए। अब जब DG ISPR आके ये कहते हैं कि आप सिद्के दिल से माफी मांगे, इसका मतलब है कि उन्होंने एक ग्राउंड आपके सामने रख दिया ना। आपने अगर माफी नहीं भी मांगनी, आप स्ट्रेट अवे आके क्यों कहते हैं कि माफी तो हम बाप से भी नहीं मांगते? ये कि आप रवैये की अगर बात करें सलमान साहब, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि ठीक है ये माफी की बात उन्होंने की है, लेकिन हम इसको ऐसे समझते हैं। एक बात मैं तो आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इमरान खान साहब को बतौर जमात, अगरचे उन्होंने एक दफा कहा था, लेकिन उसके बावजूद उसमें बड़ा नरम रवैया था। एक और कल जो एक तकरीब हुई है जिसमें खोसा साहब ने स्टेटमेंट दी, जिसमें उमर अयूब साहब, बड़े हार्ड लाइन उसमें ली गई है। बड़ी हार्ड लाइन, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस हार्ड लाइन से निकलने की जरूरत है। पीटीआई को भी निकलने की जरूरत है, एस्टैब्लिशमेंट को भी निकलने की जरूरत है, और हर फरीक को निकलने की जरूरत है अगर आपने वे फॉरवर्ड की तरफ जाना है। अच्छा, आपकी वे फॉरवर्ड में नहीं जाना, इस डेडलॉक में फंसना है, तो फिर अपने अपने मौक़िफ़ पे खड़े। मैं गंडापुर साहब की एक स्टेटमेंट कोट कर देता हूं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे अली अमीन गंडापुर साहब, उनका जो 9 मई से मुताल्लिक एक अहम बयान है, उन्होंने कहा जी आम माफ़ी दे दें। आम माफ़ी का मुतालबा उन्होंने किया। पेशावर में एक जलसे में खिताब कर रहे थे, जो मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि जो बानी पीटियाँ हैं वो तैयार हैं, आम माफ़ी का ऐलान करें और आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट या ये जो राय है ये गंडापुर की तरफ से है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, रास्ता तो निकलेगा इसी तरीके से
जो कल चीफ ने कह दिया माफी का तो कोई सवाल नहीं। तो ना करें, मैं तो फैसला तो उन्होंने करना है, लेकिन हम इससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मेरा मौकफ ये है, जो भी साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो फार्मूला पेश किया, आरिफ हबीब साहब ने एक फार्मूला पेश किया, जनरल नईम लोधी साहब जो एक फार्मूला लेकर आए कि जनाब रिकंसिलेशन की तरफ जाएं, पीटीआई के अंदर से कुछ लोग कहते हैं कि रिकंसिलेशन की तरफ जाना पड़ेगा, खुद राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं, अब जो इस वक्त मुशीर हैं उनके वज़ीर आज़म के, वो कह रहे हैं कि एक रास्ता निकालना पड़ेगा, उनको हमसे डायलॉग करना पड़ेगा, इसी में से कोई वे आउट निकलना पड़ेगा। अच्छा, जब ये रास्ता निकलेगा तो माफी भी हो जाएगी। माफी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि आप पहले अपने रवैयों के अंदर वो लचक पैदा करें जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकें, और वो रवैया एक फरीक ने पैदा नहीं करना, इमरान खान ने लाजमी पैदा करना है, बड़ा रोल उनका बनता है, लेकिन बाकी लोगों को भी फिर एक रवैये के अंदर लेके आना पड़ेगा। मसलन अब हुकूमत है ना, हुकूमत तो इस वक्त बेनिफिशियरी है इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान टकराव के अंदर, क्योंकि जितना इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट का टकराव होगा हुकूमत को फायदा होगा। तो हुकूमत तो नहीं चाहेगी कि कोई ऐसी रिकंसिलेशन हो जिसमें इमरान खान भी जाके स्टेक होल्डर बन जाए। अच्छा, ये आपके ख्याल में हुकूमत नहीं चाहेगी? सर हुकूमत क्यों चाहेगी? हुकूमत तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है इस लड़ाई की सर। अच्छा, तो इसी की बुनियाद पर तो खड़ी हुई है। हम देख रहे हैं अभी ये डेडलॉक बरकरार है, दोनों फरीकैन अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे। क्या सियासी मंजरनामा देख रहे हैं? देखिए, अगर ये इसी तरह से डेडलॉक बरकरार रहता है तो फिर जो आपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मॉडल बनाया हुआ है वो आगे नहीं चलेगा, और जो आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मॉडल बनाया हुआ है वो भी आगे नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए ना, अभी आपने जो कहा ना कि डिजिटल टेररिज्म, अब ये जो कुछ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद आपने देखा ना मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर क्या तूफान आ गया। पाकिस्तान से अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी जिस किस्म की गुफ्तगू रियासती इदारों के बारे में हो रही है, ये कोई अच्छी साइन नहीं है, और ये रियासती इदारों के मफाद में भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं DGISPR, ठीक कह रहे हैं आर्मी चीफ भी, हमारे आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि हम अगर इस पे लचक दिखा रहे हैं तो इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। ये बहुत डाडी स्टेटमेंट है। बात चीजों में आपका कंट्रोल नहीं है। देखिए ना, एक चीज समझने की कोशिश करें, मैं पाकिस्तान के अंदर से बैठ के कोई कुछ चीज कर रहा हूं तो आप मुझे कंट्रोल कर लेंगे। अगर पाकिस्तान से बाहर बैठ के कुछ लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको कंट्रोल कैसे? लेकिन जिनकी वजह से कर रहे हैं वो तो सब पाकिस्तान, वो तो फिर आपने अंदर रखे हुए हैं ना, वो तो आपने अंदर रखे हुए हैं, जेलों के अंदर है, मुकदमे चल रहे हैं। आप अपनी प्रोसिक्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि वो तमाम एविडेंस लेके अदालतों में पहुंचे और जो सजाएं जिनको मिलनी है उनको सजाएं मिले। अच्छा, थोड़ा स्टेप वाइज इसको, आपने कहा कि लचक दोनों तरफ से आए। मैं पहले एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से पूछ, एस्टैब्लिशमेंट क्या लचक दिखाए इस मामले में? क्या ये केसेस खत्म हो पहले? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूं क्या स्टेप हो? मैं ये कहता हूं 9 मई के मामलात में अगर कोई मंसूबाबंदी में लोग जो मुलव्वस हैं और जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया है उनके खिलाफ आपके पास प्रोसिक्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में मजबूत दलाइल है, अदालतों में पेश करें, और जो बाकी लोग हैं जो वहां पे फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालें। अभी तक तो ऐसी ही सूरत हाल है ना, साहब के सब लोगों को पकड़ लिया। अच्छा, एक तो यहाँ पे लचक है। दूसरी बात यह कि एक असूल तय कर ले कि जी अगर इंगेजमेंट होनी है तो वो सियासी जमातों के जरिए होनी है, वो पार्लियामेंट के जरिए तय होनी है। पीटीआई को जो भी अपना मौक़िफ़ पेश करना है वहां पेश करना है, उसमें कोई रास्ता निकलता है। अगर वो अपनी गलती का इतराफ़ भी करते हैं कि 9 मई के अंदर अगर हमारे लोग मुलव्वस हैं उनको सजाएं भी दें, ठीक है, और जो लोग उसमें बेगुनाह हैं उनको बाहर निकालें और उससे फिर आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकालें। क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट्स मैं नहीं समझता पाकिस्तान के मफाद में। आपने जब से रिजीम चेंज हुआ है उस वक्त से आप ये देख रहे हैं ना, हम एक ऐसी तकसीम में चले गए हैं जिन्होंने हमारे घरों के अंदर तकसीम कर दी। अच्छा, इस सारे अमल के लिए डोंट यू थिंक कि पहले ये जरूरी है कि तहरीक इंसाफ ऑन तो करे कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये गलती की है? क्योंकि खान साहब की अभी भी स्टेटमेंट आई है 2 दिन पहले, उन्होंने कहा मैं क्यों माफी मांगू, वो मुझसे माफी मांगे। अब उसमें एक मसला आ गया ना खान साहब का भी, अब वो खान साहब अदालती कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अब फिर उन्होंने कहा DGISPR ने कि 2014 से शुरू करें, उन्होंने कहा 2014 से शुरू कर ले, 2012 से जाके शुरू कर ले, जहां से शुरू करना चाहते हैं आप करें तो सही। अब यहाँ पे एक डेडलॉक आ गया, ये डेडलॉक भी टूटेगा डिस्कशन के साथ। ये डायलॉग है, देखिए ना, मैं एक सख्त मौकफ के साथ खड़ा हूं, एक सख्त मौकफ इस वक्त यहां पर है। इन दोनों के दरमियान किसी ने ब्रिज करना है ना सर, जो और इधर भी समझाना है और इधर भी समझाना है और इसमें से कोई दरमियानी रास्ता निकालना है। कौन किरदार अदा कर सकता है? यही लोग करने की कोशिश कर रहे थे ना, जो जनरल नईम लोधी साहब की मैंने बात की, आरिफ हबीब साहब की बात की, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने राना सनाउल्लाह साहब ने ये बातें की हैं, और खाकान अब्बासी साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद ये गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशुमार लोग इस वक्त बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों तरफ के लोग जो है इस तरह के जो ब्रिजेस हैं इनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें तो एक दरमियानी रास्ता निकल सकता है। मुश्किल काम नहीं है, कुछ नहीं होता सियासत में। लेकिन आपको क्या लगता है, हो पाएगा, होगा, हो जाएगा? सर होगा या नहीं होगा, करंट टेंपरेचर को देखते हुए मैं कह रहा हूं होगा या नहीं होगा, होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पाकिस्तान का सियासी डेडलॉक इसी तरीके से बरकरार रहेगा जिस तरह से। देखिए ना, आप इंटरनल इन्वेस्टर को इन्वाइट कर रहे हैं,
यहाँ एक्सटर्नल इन्वेस्टर जो है वो भाग रहा है, ठीक। पाकिस्तान से जो लोकल इन्वेस्टर है वो जा रहा है जी, ऐसे ही। और आप बाहर के लोगों को कह रहे हैं कि आके आप इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट होती है जब आपके इनेबलिंग एनवायरनमेंट होती है, स्टेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है। बट आई स्टिल फील कि अगर एक तरफ से एक स्टेटमेंट आई है तो पॉलिटिकल वाइजनेस यही है कि उस स्टेटमेंट का उससे तल्ख जवाब ना दिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ रिएक्शनरी उसको hold अप्रोच नहीं किया। होनी चाहिए, नहीं। रिएक्शनरी अप्रोच ठीक। जितनी होगी ठीक है। उतना ज्यादा तलखी बढ़ेगी। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सलमान आबिद साहब। सियागार हमारे साथ मौजूद थे और तजिया आपने सुना, काफी आज तो काफी स्पाइस तजिया था, है ना? बिल्कुल सिचुएशन भी ऐसी है। सिचुएशन ऐसी थी और सलमान आबिद साहब का मशवरा भी अगर पाकिस्तान तरीके से आप मान ले, हम सबका है, पूरी कौम का है, दोनों अतराफ को बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। एक्सप्रेसो में ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो एंड नेक्स्ट वी हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, पहले आप ये बताएं, आपका बिजली का बिल आ गया? ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बिल आ गया और अच्छा खासा आ गया और मुझे लगता है अब आगे और भी ज्यादा नजर लगनी चाहिए इसको तो इमरान। मेरे ख्याल से जितने जितने बिल्स आ रहे हैं सभी ना तो इस वक्त, परेशान है इससे। सब परेशान है और जैसे ही बिल आता है ना तो इंसान सर पकड़ कर बैठ जाता है। बिल आता है दिल चला जाता है, ये कैसे? यही चीज है। और लेकिन नहीं, हम इस हवाले से भी आपको कुछ हेल्प आउट करेंगे। सेगमेंट है हमारा मेरा पाकिस्तान और उफेरा फैज हमें आज बताएंगी कि आप अगर तनख्वाहदार भी हैं तो सोलर पैनल लगवा सकते हैं और अरे महंगी वाह। बिजली से छुटकारा पा सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के पेश नजर लोगों का रुझान सोलर पैनल्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब तनख्वाहदार तबका भी बाआसानी अपने घर की तमाम पावर कंजप्शन को सोलर पैनल सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट कर कर भारी भरकम बिलों से निजात पा सकता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर सोलर पैनल इतने सस्ते क्यों हो चुके हैं, और अगर आप अपने घर पर सोलर इंस्टॉल करवाने का सोच रहे हैं तो इस चीज़ का तयन कैसे करेंगे कि कौन सा सोलर पैनल सिस्टम आपके घर के लिए बेस्ट है, बैटरीज कौन सी होनी चाहिए, इन्वर्टर कैसा होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ कि एक नंबर सोलर की पहचान क्या है। तो आज आपके इन तमाम तर सवालों के जवाब देने के लिए मैं आई हूँ हॉल रोड पर। तो आइए चलते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं हॉल रोड पर मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहाब साहब जो सोलर एसोसिएशन हॉल रोड के प्रेसिडेंट हैं। सर, एक सवाल मुझ समेत जो मेरे देखने वालों के जहनों में है वो ये कि सोलर इतना सस्ता कैसे हो गया? देखिए जी, पिछले साल सोलर सिस्टम अपनी बुलंद तरीन सतह पर मौजूद था। पिछले साल ड्यूटी वगैरह कुछ लगाई हुई थी। न्यू जो गवर्नमेंट आई है हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। उन्होंने सबसे पहला इकदाम ये किया है कि इस पर ड्यूटी जो है बिल्कुल फिनिश कर दी है। अच्छा। साथ जो चाइनीज कंपनी पीछे थी उन्होंने भी रेट में काफ़ी हद तक कमी की, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम अपनी सस्ती तरीन सतह पर मौजूद है सर। इसमें ठीक है। काफ़ी तेजी से कस्टमर इस तरफ अपने घरों को सोलर पर शिफ्ट भी करे। शिफ्ट कर रहा है। पिछले साल सोलर कितने रेट पर था? पिछले साल तो सोलर की प्लेट जो थी वो तकरीबन 75 से 80,000 की एक प्लेट थी। अभी जो प्लेट की प्राइस है तकरीबन 24,000 से 25,000 तक अभी इस टाइम प्राइस इसकी हुई है। और वो कितने वॉट की प्लेट है? तकरीबन पहले पिछले साल तो 550 वाट की प्लेट जो 80,000 की थी, अभी 580, 585 वाट की, 590 वाट की जो प्लेट है वो तकरीबन 24 से लेकर 25,000 के राउंड अबाउट हुई है। काफी ह्यूज डिफरेंस आ गया है। काफी डिफरेंस आया हुआ सर। अगर 3 किलो वाट का सिस्टम आप लोग लगाते हैं, कोई कसारफ अगर लगाते हैं, उसको 200 से लेकर 300 यूनिट की बचत होती है। अगर एक 4 किलो वाट का सिस्टम लगाता है उसको तकरीबन 400 से लेकर 500 यूनिट की महीने की बचत होती है। अच्छा, फायदा तो उन लोगों को हो गया जिन्होंने सोलर पैनल इंस्टॉल किए। जी। लेकिन जो ग्रिड से बिजली ले रहे हैं, जो वापडा से बिजली ले रहे हैं, उनके ऊपर अगर हम देखें तो दिन ब दिन चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। कभी फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे चार्जेस बढ़ा दिए जाते हैं, कभी किसी चीज पे। तो देखिए, बात यह है कि अभी जो सोलर जो लगवा रहे हैं वो तो सोलर से एनर्जी ले रहे हैं। जो नहीं लगवा रहे उनके ऊपर तो टैक्स की बमार अभी तक पड़ी जा रही है। हर महीने ही यूनिट भी इंक्रीज हो रहा है और जो जाहिर बात है उन्होंने कमिटमेंट की हुई है जिस हिसाब से उन्होंने अपना यूनिट वगैरह इंक्रीज करना है वो हर महीने इंक्रीज करेंगे। सोलर की टाइप्स की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर इसकी 3 टाइप्स होती हैं, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। तो एक तो ये बता दें कि इसमें फ़र्क क्या है? देखिए जी, हाइब्रिड सिस्टम में बेसिकली क्वालिटी ये होती है कि अभी तक जो इन्वर्टर आ रहे हैं वो ड्यूल ऑप्शन वाले इन्वर्टर आ रहे हैं। हाइब्रिड भी आते हैं और ऑन ग्रिड भी आते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर जो हाइब्रिड सिस्टम लगाता है उसका बेनिफिट ये है कि वो बैटरीज भी उसके साथ लगा सकता है, यानी कि जब पूरा दिन सोलर के जरिए वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, रात को ऑटोमेटिकली वो वापडा के जरिए जो आपकी एनर्जी है वो वापडा पे शिफ्ट हो जाएगी। इन द मीन टाइम अगर आपकी लाइट चली जाएगी तो आपको बैटरियों के जरिए बैकअप मिल जाएगी।
जाएगा, इसको कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम। और जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है वो 3 फेज का सिस्टम होता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ वापडा के साथ जो है ना उसका ताल्लुक होता है। उसमें 2 डिसएडवांटेज ये होते हैं, एक तो जब लाइट चली जाए तो वो सारा ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाता है, दूसरा उसमें आपको बैटरीज लगने, बैटरीज या बैकअप आपको जो है वो नहीं मिल पाता। अमूमन जो लोग नेट मीटरिंग करते हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम की नेट मीटरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सार्व ने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, 10 किलोवाट में सिस्टम में उसका यूजेज, उसका इस्तेमाल जो है तकरीबन 2000 वाट है। 2000 वाट जो बाकी बिजली है वो ग्रिड के जरिए, ग्रीन मीटर के जरिए वो वापडा को जो है ना वो सील कर सकता है। जो छोटे सिस्टम होते हैं वो हाइब्रिड में होते हैं, और जो बड़े सिस्टम होते हैं यानी कि 4 एसी चलाने, जिसने 6 एसी चलाने हैं, एक इंडस्ट्री वाले, एक मिल वाले जिन्होंने लगाना होता है, वो ऑन ग्रिड में ही फायदा उनको जो है बेसिकली होता है सर उसमें। ठीक है, तो सर अगर एक घर है, एक मुनासिब घर है जिसमें एक एसी है, 1.5 टन का इन्वर्टर है, इसके अलावा 3 से 4 पंखे हैं, 5 से 6 लाइट्स हैं, तो ये पूरा जो सिस्टम है इसको चलाने के लिए कितनी प्लेट्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं और कितने वॉट का सिस्टम? देखिए जी, अगर आप 1 टन का एसी एक छोटे घर में अगर आप इसको कंपैरिजन करते हैं, उसमें एक छोटा सा इन्वर्टर लगता है, 3 kVA का इन्वर्टर होता है, साथ उसमें 6 प्लेटें लगती हैं, तो बैटरी ऐड करके ये अप्रोक्सीमेट ये सिस्टम पिछले साल तकरीबन कुछ 6 से 7-8 लाख रुपए के सिस्टम थे। अब ये सिस्टम कम हो गए, तकरीबन अप्रोक्सीमेट 3 से लेकर 3.5 लाख रुपए में एक बड़ा अच्छा सिस्टम जो है डिजाइन हो जाता है। ग्रीन मीटर की आप बात कर रहे हैं और नेट मीटरिंग की आप बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली होती क्या है और इसको इंस्टॉल कराने का प्रोसेस क्या होता है? इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस ये होता है कि एक डिमांड नोटिस अपना वापडा को देना पड़ता है। उसमें ये होता है कि जितनी इजाफी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो ग्रीन मीटर के जरिए ग्रिड में जो है चली जाती है। तो वापडा क्या करती है कि जितने यूनिट आपने उनको दिए होते हैं, जितने उन्होंने आपको दिए होते हैं, उसमें से वो लेस करके आपको वो बिल जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना कर देते हैं। तो रिसेंट कौन सी टेक्नोलॉजी सोलर की चल रही है? देखिए, रिसेंट टेक्नोलॉजी 2 पैनल मेरे पास पड़े हुए हैं, एक लॉन्जी है, एक कैनेडियन है। कैनेडियन ने अपना वेरिएंट जो वो निकाला है, उसको एन टाइप उन्होंने नाम दिया है, और लॉन्जी ने अपना जो वेरिएंट निकाला है वो हाइमो X6 निकाला है, एंटी डस्ट। लॉन्जी की जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन 22.6% एफिशिएंसी है, और कैनेडियन की जो एफिशिएंसी है 21.3% एफिशिएंसी है। मुझे एक तो ये बता दें, इन्वर्टर और बैटरीज में किस तरह की टाइप्स होती हैं, कौन सी लगवानी चाहिए, और सबसे ज्यादा लाइफ किसकी होती है? देखिए जी, बात ये है कि जो 90% वर्क करना होता है वो पैनल ने वर्क करना होता है। पैनल अगर आप ओरिजिनल ए ग्रेड कंपनी का अगर पैनल लगाते हैं तो उसमें नामुमकिन बात है किसी किस्म की कोई खराबी या कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका सिंपल आसान तरीकाकार ये है, इनके ऊपर सीरियल नंबर लिखे होते हैं, तो सीरियल नंबर आप इनकी वेबसाइट पर लगाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली कंफर्मेशन का ये जो है कोड जो है प्रोवाइड कर देंगे। हाँ जी, डिटेल जो ओरिजिनल नहीं होंगे वहाँ पर डिटेल नहीं आएगी। जो बी पेयर होते हैं, जो कंपनी ने रिजेक्ट किए होते हैं, उनमें प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती है। उसमें उसके अम्पेयर भी ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, सम टाइम उनमें उसकी जो शीशे हैं वो भी क्रैक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा अगर आप इन्वर्टर की तरफ जाते हैं तो आजकल जो कंपनीज हैं वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी बेहतरीन इन्वर्टर जो है वो बना रहे हैं विद 5 ईयर वारंटी के साथ, और उसमें बोर्ड भी उन्होंने काफ़ी अच्छे लगाए हैं, विद वाईफाई कंट्रोल भी हैं, ड्यूल आउटपुट के साथ भी हैं। जो हमारे लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, जो एसी नहीं चलाते, सिंपल 2 पंखे, 4 से 5 लाइट्स अगर उन्होंने चलानी है, तो इस पूरे सिस्टम के लिए कितने वॉट का सोलर दरकार होगा, टोटल खर्च कितना आएगा? इसके लिए छोटा सा एक सिस्टम है, 1.2 kVA का सिस्टम, बड़ा एक आइडियल सिस्टम है जिसमें 2 पंखे और 2 लाइटें उसमें जो है वो चल सकती हैं। आप वो अगर सारा लगा लेता है, उसका एक्सपेंस तकरीबन बैटरी डाल के अप्रोक्सीमेट कोई लाख रुपए के अंदर अंदर उसका एक्सपेंस बनता है वो। हाँ, सर्दियों में इस तरह से सूरज नहीं निकलता अपने पूरे आबोताब पे, तो उस सूरत में कौन सी सोलर पैनल जो हैं वो हमें लगवाने चाहिए? देखिए, ये जो पैनल है ये मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी कराते हैं। मोनोपर्क का ये होता है कि मोनो टेक्नोलॉजी होती है, ये क्लाउडी वेदर में भी आपका ये वर्क करता रहता है। आपका सिस्टम सर्दियों में या जब आपकी फोग वगैरह आ जाती है तो 100% बंद नहीं होता और ना ही 100% काम कर रहा होता है। ये तकरीबन आपका 40-45% वर्क अपना कर रहा होता है। तो जो पैनल्स हैं वो क्या हमें सेम वॉट के चाहिए होते हैं? अगर हमने मज़ीद इंक्रीज बिल्कुल 100% सेम वाटेज के होंगे तो वो आपका सिस्टम जो है ना वो सही तरीके से वर्क करेगा। अच्छा सर, एंड में सबसे मेन क्वेश्चन है कि क्या वजह है कि ये पैनल्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे और हमें बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं? हमारी इसमें बड़ी बदकिस्मती है। मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 4थी-5वीं फैक्ट्री है जो बंद कर प्रोडक्शन करके अभी बंद होने पर आया है। उसकी वजह क्या है? उसकी मेन वजह यह है कि गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रही। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी।
घरेलू सार्फिन से लेकर ज़राअत के शोबे तक बिजली सोलर पैनल्स के जरिए प्रोड्यूस की जा रही है, जिसकी वजह से ये तमाम तर लोग बहुत ज़्यादा बचत भी कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को अप टू डेट रखेंगे तो ज़िंदगी तो आसान होगी ही। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जिस तरह से हमने आपको प्रोग्राम के आगाज में बताया था कि पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम बाबर आजम की क़यादत में डबलिन में डेरे डाल चुकी है। आयरलैंड और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दरमियान T20 सीरीज का जो पहला मैच है आज डबलिन में खेला जाएगा। आयरलैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम्स के दरमियान सीरीज 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल है। और कौमी स्क्वाड में अगर हम बात करें जो दीगर खिलाड़ी हैं उनमें फ़खर जमान हैं, साइम अयूब हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, इरफान खान, सलमान, इमाद वसीम, शादाब खान, आजम खान और दीगर जो है इस बार हमारे जो टीम है उसका हिस्सा बने हैं। और अगर बात कर ली जाए एक वीज़ा इशू इसका भी जिक्र हमने शुरू में किया था, मोहम्मद आमिर को आयरलैंड का वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा था, उस पर चेयरमैन पीसीबी की काविशों से उनको जो वीज़ा है वो भी जारी अब कर दिया गया है। सो देखते हैं जी क्या क्या इन एक्टिविटीज़ के बाद अब जो तैयारी है उस पर हमारे एक्सपर्ट्स के सद तक मुतमईन हैं और वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द बेस्ट एक्सपर्ट्स टू यू, जो कि क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं और जिनकी राय को आप बहुत मुकद्दम समझते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तबसरा निगार तो बहुत ही बैठे हैं ना, लेकिन आज इसी तरह हमने अब्दुल माजिद भट्टी साहब को मदऊ किया है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनकी जरा राय शामिल करते हैं कि वो एक तो इस सीरीज को कितना अहम देख रहे हैं बिफोर द वर्ल्ड कप, क्योंकि हमारी नजरें तो इसी पर हैं, और जो करंट स्ट्रक्चर टीम का बना है उससे किस हद तक मैंने। भट्टी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? कराची की गर्मी कैसी है ये भी बताइए हमें पहले। जी इमरान साहब गुड मॉर्निंग। कराची की गर्मी एज यूजुअल गर्म सुबह का आगाज हो गया, तो अब ये जुमे की नमाज तकरीबन कोई 38-39 टेम्परेचर चला जाएगा। वो फील लाइक 42-43 होगा। तो गर्मी बस जिंदगी के साथ साथ है, लेकिन जहाँ क्रिकेट हो रही है वो तो बहुत ही ठंडा मौसम है। आयरलैंड में बहुत ठंड है और काफी खुशगवार मौसम है क्रिकेट के लिए। और मेरे ख्याल में आइडियल, जो आपका सवाल था, आइडियल पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचेस खेलें, फिर पाकिस्तान ने बुध को इंग्लैंड पहुंचना है, वहां पर मजीद 4 T20 इंटरनेशनल है, वो भी बड़ी। तो ये टोटल 7 मैचेस है जी, 7 मैचेस हैं, लेकिन इब्तदाई जो 4 मैच हैं, 3 आयरलैंड के और 1 इंग्लैंड का, उसके बाद फिर पाकिस्तान उन 18 में से अपने उन 15 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट करेगा जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो अब्दुल माजिद साहब, जिस तरह से भी आपने बात की कि प्रैक्टिस तो होगी और बड़ा गोल्डन चांस है पाकिस्तान के लिए, क्या डबलिन और अमेरिका जहां पर हमारा वर्ल्ड कप मैचेस होने हैं हमारे, कोई कदर मुश्तरक है? देखें, बिल्कुल आयरलैंड को देख लें या इंग्लैंड को देख लें, उसका तो अमेरिका से कोई कंपैरिजन नहीं है। बल्कि अमेरिका में तो बहुत कम इंटरनेशनल क्रिकेट हुई है। न्यूयॉर्क, जहां पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है, एक और भी पाकिस्तान का ग्रुप मैच न्यूयॉर्क में है, तो वहां तो अभी इतना क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। रिसेंटली जो नया क्रिकेट स्टेडियम बना है वो तो वर्ल्ड कप के बाद फिर डिसमेंटल भी हो जाएगा। तो अमेरिका में अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि जो ड्रॉप इन पिच है, जिसकी मट्टी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई है, अब एक अमेरिकन मट्टी ऑस्ट्रेलियन मट्टी अमेरिकन मट्टी के साथ किस तरह मिलकर विकेट किस तरह बिहेव करती है, तो एक्सपर्ट्स भी इस बारे में कुछ कहने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छी मार्केट है इंटरनेशनल क्रिकेट की, जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कैप्चर किया है। तो पाकिस्तान पहले 4 मैचेस जो है वो एक डेलिस में खेलेगा, 2 न्यूयॉर्क में और 1 मियामी में। उसके बाद फिर ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जो सफर है, उम्मीद है कि पाकिस्तान का सफर कामयाबी से चलेगा, फिर वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप का इख्तिताम होना है इंशाल्लाह। वो जो हिना का सवाल था ना कि क्या कदर मुश्तरक है, तो मैं उसमें ये ऐड कर सकता हूँ कि पाकिस्तानी टीम की गैर यकीनी कारकर्दगी की कदर मुश्तरक है, चाहे वो आयरलैंड हो, क्योंकि हम आयरलैंड से भी और जरा दुखी खबरों के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट कहते हैं ना कि कभी खुशी कभी गम। जी जी, ऐसे ही है, ऐसी और खुशी कमी होती है, गम ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि ये जो बाबर आजम ने कहा था कि अब कॉम्बिनेशंस की तरफ हमने जाना है, एक्सपेरिमेंट से तो हम निकल चुके हैं, डेफिनेटली बहुत कम मैचेस हैं, लेकिन क्या कॉम्बिनेशंस आपके ख्याल में आजमाए जा सकते हैं, बिलखुसूस जो ये आज का मैच है, इसके अंदर आप क्या कोई एक्सपेक्टेड चेंज देखते हैं, कोई न्यू कमर देखते हैं आप आता हुआ, या पुराने कॉम्बो के साथ जाएंगे बाबर आजम? कैसे देख रहे हैं?
देखिए, अभी जो हमने होम सीरीज न्यूजीलैंड की खेली जिसमें न्यूजीलैंड के 12 मेन प्लेयर नहीं थे, तो उसमें हम होम ग्राउंड पर एक पिंडी में एक लाहौर में 2 T20 मैच हार गए, तो हमारे लिए खतरे की घंटी तो बज गई। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कहा कि जी हम रोटेशन पॉलिसी के तहत नए लड़कों को आजमा रहे थे। लेकिन बाबर आजम ने जाने से पहले जो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी रोटेशन का टाइम गुजर गया, अब हम उन मेन प्लेयर्स की तरफ जाएंगे जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि जो मेन एक्सपर्ट्स भी इसमें बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं कि क्या बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी वापस आ जाएगी या बाबर और साइम अय्यूब पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज करेंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि साइम अय्यूब के साथ फिलहाल पाकिस्तान चांस लेगा। मोहम्मद रिजवान नंबर 3 पर होंगे, चौथे नंबर पर फखर जमान। या वर्ल्ड कप की बात करें या आयरलैंड की सीरीज की बात करें? देखें इमरान साहब, अब ये जो आयरलैंड की सीरीज में जो कॉम्बिनेशन उतरेगा, यही ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन फिर हम वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। मतलब अब एक्सपेरिमेंट का टाइम तो गुजर गया ना। तो भट्टी साहब, जिस तरह से अभी आपने कहा कि यही कॉम्बिनेशंस जो हैं वो फिर आगे आजमाए जाएंगे, आयरलैंड के मुकाबले में फिलहाल आप पाकिस्तानी टीम को कैसा देखते हैं? कितनी मजबूत है जो स्क्वाड है हमारा, और क्या आप यही देख रहे हैं कि यही स्क्वाड आगे वर्ल्ड कप तक जाएगा? देखिए, आयरलैंड और पाकिस्तान का अगर ऑन पेपर आप देखें तो कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान तो अपर टीयर की टीम है जो दुनिया में टेस्ट खेलने वाले मुल्क है। आयरलैंड लोअर टीयर की टीम है, लेकिन व्हाइट बॉल फॉर्मेट ऐसा है जिसमें ऑन ए डे कोई भी टीम किसी को हरा सकती है। आपको याद होगा 2007 का वो फेमस वर्ल्ड कप का मैच जिसमें किंगस्टन जमैका में पाकिस्तान हारा आयरलैंड से, वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, और अगले दिन फिर पाकिस्तान के कोच बॉब वुलमर का इंतकाल हो गया। वो इस गम को अपने दिल से लगा के इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो आयरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो ऑन पेपर आप देखें तो पाकिस्तान टीम तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन दोनों टीमों के दरमियान आज तक सिर्फ एक ही T20 इंटरनेशनल हुआ है, वो हुआ है 2009 में। लेकिन अगर आप पाकिस्तान टीम की प्रिपरेशन देखें तो हम 48 घंटे पहले आयरलैंड पहुंचे। कल पहला प्रैक्टिस सेशन था, आज पाकिस्तान की टीम पहला मैच खेलेगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ठंडे मौसम से, लाहौर के गर्म मौसम के बाद आयरलैंड के ठंडे मौसम में उन सीमिंग थ्रेट्स पर एडजस्ट होने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आयरलैंड को बहुत ज्यादा टफ टाइम पाकिस्तान को देगा। लेकिन अगेन वही बात है कि व्हाइट बॉल ऐसा फॉर्मेट है और 20 ओवर की क्रिकेट में तो कोई भी कुछ कर सकता है। लेकिन अब जो एक मेन सवाल इमरान साहब है कि क्या आजम खान मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे या फिर हम उस्मान खान जो है उन पर चांस लेंगे, यही एक मुझे मसला लग रहा है। अदरवाइज आपको क्या लग रहा है? वैसे आपकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है? मेरे ख्याल में अगर आजम खान फिट हुए तो पाकिस्तान आजम खान पर चांस लेगा। उस्मान को फिलहाल मौका उस्मान कोई इतना इंप्रेस नहीं कर पाए न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, और अल्लाह करे कि वो करें और अच्छा खेले। अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी उनमें पोटेंशियल है, और उन्होंने तो जिसे कहते हैं उर्फ़ आम में कश्तियां जला के पाकिस्तान की तरफ आए हैं वो, तो वी एक्सपेक्ट, वी लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा, ये जो हसन अली फैक्टर है, इस पर भी कुछ एक्सपर्ट से बात हो रही थी, और ये भी बीच में आ रहा है कि एक तो हारिस रऊफ के बारे में जो कहा जा रहा है मुकम्मल फिट है, क़यास आराइयाँ ये है कि शायद मुकम्मल फिट नहीं है। आपके पास कोई इनसाइडर इस हवाले से हो? और रिजवान के बारे में भी कुछ ऐसा ही क़यास है कि वो भी शायद फिट नहीं है, और मैं बीइंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन बड़ा कंसर्न हूँ अगर रिजवान मुकम्मल फिट ना हो, मुकम्मल गेम ना करें, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबली खेलते हैं, बहुत टफ सिचुएशंस के अंदर टीम को लेके चलते हैं। रिजवान के अंदर वो गट्स मैं देखता हूँ। आपका क्या टेक है इसके ऊपर, खासतौर पे हसन अली फैक्टर पे? देखिए, रिजवान के बारे में जो टीम मैनेजमेंट तो क्लेम कर रही है कि रिजवान अब रिकवर कर गए, फिट हो गए और आज का मैच खेलेंगे, लेकिन हारिस रऊफ के बारे में अभी अनसर्टेनिटी है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि फ्रॉम नोवेयर हमने हसन अली को एकदम पैराशूट के जरिए उतारा और टीम में डाल दिया। अगर हसन अली को लाना था, इंडिया का ऑप्शन था, शाहनवाज धानी का ऑप्शन था। कल मैं यहाँ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, शायद आफरीदी और यूनुस खान वहाँ मौजूद थे एक होटल में। उन्होंने भी कहा कि आमिर जमाल और
आमिर खान और वसीम जूनियर को पाकिस्तान टीम में होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में यही एक हारिस रऊफ का कंसर्न है। अगर हारिस रऊफ फुली फिट नहीं है, रिजवान फुली फिट नहीं है, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक है। अदरवाइज स्पिनर्स में भी कोई ऐसा मसला नहीं है। इमाद वसीम और शादाब खान 2 स्पिनर्स हैं। फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह, ये तो समझने के पाकिस्तान की 11 का हिस्सा होंगे। तो अगर फिटनेस के इश्यूज नहीं है तो पाकिस्तान की 11 ऑलमोस्ट यही है जो मैंने आपको बताई। राइट, ठीक है। अगर फिटनेस के मसाइल नहीं होते तो पाकिस्तान की जो ऑन पेपर सिचुएशन है उस हवाले से आपने हमें बताया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब हम यही कहेंगे कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म कर ले और ये जो गोल्डन चांस अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने कहा इसको अवेल कर ले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, और देखते हैं कि ये जो स्क्वाड है हमारा वर्ल्ड कप तक यही जाता है या नहीं जाता, कैसा परफॉर्म करता है। देखते हैं। टॉप ऑफ द आवर ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। क्योंकि हमारा वीकेंड है, फ्राइडे का शो है और उसमें फ्लैग्स उसका हिस्सा होता है यूजुअली। आज भी सना हमायूं एक बहुत ही अहम टॉपिक भी और बहुत ही अहम गेस्ट के साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में, और ओबियसली हमारे बैनुल-अक़वामी मेहमान हैं। एक है असद साजिद और दूसरे हैं मैरी लीजे। दिस इज़ अ जर्मन कपल एक्चुअली जो वर्ल्ड टूर के ऊपर निकला है और इस वक्त पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में मौजूद है। इनका ये ट्रिप साइकिल के ऊपर जारी है। ये ट्रिप क्यों इन्होंने करने का फैसला किया, पाकिस्तान इनको कैसा लग रहा है, और फिर एक्सप्रेसो के अंदर इनको आना कैसा लग रहा है, इस पर बात होगी। सदा भाई उनके साथ हैं, आपको फ्लैग्स दिखाते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू नो द स्टोरी ऑफ अ ब्यूटिफुल कपल जो कि जर्मनी से आए हैं, असद और मैरी। सबसे पहले तो इनको वेलकम करेंगे और जानेंगे कि इनकी स्टोरी क्या है। मैरी एंड असद, वेलकम टू पाकिस्तान। And definitely the weather is already warm, so this is a warm welcome. Thank you very much. I think this is your first time. मेरे ख्याल से आप लोग पहली बार पाकिस्तान आए हैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये कहते हुए कि कोई पाकिस्तान पहली बार आया है, और वो भी अपनी बेगम के ख्वाबों की ताबीर पूरी करने। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोग कैसे मिले, किस तरह आप लोगों की शादी हुई और ये सारा सफर कैसे शुरू हुआ। शादी से कुछ साल पहले से ही हम एक दूसरे को जानते थे। हम अच्छे दोस्त बने, फिर हमने शादी करने का फैसला किया। शादी से पहले मैं साइकिल पर क्रोएशिया जाने का सोच रही थी। मुझे साइकिलिंग से बहुत लगाव है। जर्मनी में कहीं भी जाना हो मैं साइकिल पर ही जाती हूँ। मैंने अपना प्लान इनके साथ शेयर किया और इनसे पूछा कि क्या ये मेरे साथ चलेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि एक दिन सोचो और कल तक मुझे बताओ कि क्या लाइफ में आप कुछ बड़ा करना चाहती हैं या नहीं। अगर करना चाहती हो तो साइकिल पर वर्ल्ड टूर का सोचो। कुछ दिन मैंने इनकी तजवीज पर सोचा और फिर इन्हें हामी भर दी, और अब हम वर्ल्ड ट्रिप करते करते पाकिस्तान आ गए हैं। असद, आपको क्या इंस्पायर किया? साइकिलिंग वाज नॉट योर फर्स्ट पैशन अगर कहा जाए तो क्या इंस्पायर किया? मैरी का पैशन इंस्पायर किया या आपकी कोई अपनी कोई ऐसी विश थी जो आपने बोला कि कुछ बड़ा करना है या कुछ ऐसा करना है? सो टेल मी व्हाट इंस्पायर्ड यू? नहीं, जब हम दोनों मिले हमारा माइंडसेट ज़रा एक तरह का था, और हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी में 5-5 गोल सेट किए, और हमने कहा ये 5 गोल हम मरने से पहले अचीव करना चाहते हैं। और मेरा एक गोल था कि मैं अपनी कंपनी चाहता हूँ, अच्छी नौकरी चाहता हूँ जिससे रिस्पेक्ट मिले, लोग कहें इसके पास अच्छा काम है, और वो मेरे पास तकरीबन हो गया था। ठीक है। तो फिर इसने कहा कि इसका पैशन ये है, तो मैंने सोचा चलो मैंने अपना एक कर लिया, अब हम मिल के इसके गोल पर काम करते हैं, फिर उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। कोई ट्रिप प्लान करने से पहले या कोई भी कंट्री प्लान करने से पहले, पाकिस्तान आने से पहले क्या चैलेंजेस आपके जहन में थे? रिसर्च करते हैं, किस तरह से प्लानिंग करते हैं आप? जिस तरह के से आप आगे नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जा रहे हैं, तो क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी? नहीं, ये शायद सही है या गलत है, लेकिन हम कभी प्लानिंग नहीं करते। अच्छा, हम जब दिस इज व्हाट यू कॉल एडवेंचर? यस, पीपल से इट व्हेन यू डोंट प्लान इट बिकम्स एन एडवेंचर। क्योंकि अगर आप प्लान करो आपको पता होता है आपने इधर से उधर जाना, उधर जाना, उधर जाना, तस्वीर खींचनी है एंड गो। लेकिन इस तरह हमें कुछ नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। हमारा वैसे प्लान भी नहीं था कि हम पाकिस्तान आए। अच्छा। हम ईरान से जाना चाहते थे सऊदी अरेबिया उम्रा करने, लेकिन फिर रास्ते में एक बंदा मिला, वो कहता है इस वक्त उधर 40-50 डिग्री है, आप तो एम ही हीट से ही ख़राब हो जाओगे। तो हमने सोचा चलो अगर इतनी गर्मी है तो पाकिस्तान से हम नॉर्दर्न एरियाज़ का चक्कर काट के उसके बाद सऊदी अरेबिया जाते हैं। और इस तरह अब नॉर्दर्न एरियाज़ भी हम जा रहे हैं, हमने कोई प्लानिंग नहीं की। लोग जो रास्ते में मिलते हैं वो कहते हैं उधर चल जाओ, उधर चल जाओ, उधर चल जाओ।
तो इस तरह हम अपना रूट बना लेते हैं। Okay, then coming back to Pakistan, I hope so that you haven't seen. आप बहुत जल्द असल पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने जा रही हैं। अभी तक आपको पाकिस्तान के लोग, यहाँ की सकाफत और मौसम कैसा लगा? The people, the culture, the weather, overall, how's the vibe of the country? So much hospital. पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। हमें अच्छी मेहमान नवाजी ईरान में भी मिली थी। वहाँ लोग हमें कहते थे कि जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ इससे भी ज्यादा मेहमान नवाजी मिलेगी। मैं सोचती थी ये कैसे मुमकिन है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान आकर मुझे अंदाजा हुआ कि असल मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। If I ask you, असद, आपने और भी कंट्रीज विजिट किए हैं 2 सालों में, काफ़ी अपने मुल्क और काफ़ी डिफरेंट लोग देखे होंगे। पाकिस्तान की कोई ऐसी 3 चीज़ें जो आपको काफ़ी डिफरेंट लगी हुई हों और मुल्कों से और लोगों से? इन टोटल मैंने 85 कंट्रीज कर चुका हूँ अभी तक। और पाकिस्तान में जो मुझे पसंद है, एक तो ये रंगीन कलर्स, ये जो आप ट्रक्स देखते हैं, अच्छा, खूबसूरत लगते हैं। That's why you are making your अपनी बाईसाइकिल पे, ठीक है। डेफिनेटली। दूसरा ये जो ड्रेसेस होते हैं, अगर आप जर्मनी में लोगों को देखें वो काफ़ी बोरिंग एक जैसे रंग के होते हैं, जैसे ये भी बोरिंग है कंपेयर टू अगर आप यहाँ पर देखें औरतें जो रंगीन ड्रेसेस, ऊपर चश्मे लगे होते हैं छोटे छोटे, इसको भी बड़ा पसंद है। इसने 3-4 ड्रेसेस लिए हैं यहाँ पर। और तीसरी चीज़ ऑब्वियसली फूड यहाँ का अमेजिंग। अच्छा, समोसे, गोलगप्पे, व्हाट डू यू लाइक? So many things and with all the different spices. फूड की बात करें तो पाकिस्तान में जायकों की बहुत वैरायटी है। इस किस्म के गर्मा गर्म और जायकेदार खाने मैंने इससे पहले कहीं नहीं खाए। यहाँ की हर डिश मुख्तलिफ फ्लेवर से भरी होती है। यहाँ के खाने पाकिस्तान में लोगों की जिंदगी की अक्कासी करते हैं। इनसे साबित होता है कि पाकिस्तान के लोग किस कदर रंगीन हैं। And I just love that. गाइज, आई एम सो इंस्पायर्ड। और असद, आपने तो मेरे ख्याल से सिर्फ और बहुत से मर्दों को इंस्पायर किया होगा, आई एम श्योर, कि जो लोग अपनी बहनों का, माओं का, बीवियों के पैशंस को इसी तरह सपोर्ट देना चाहिए। और आई थिंक मैरी, बेस्ट ऑफ लक एंड फॉलो योर पैशन टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो फॉर्मल सवाल तो मेरे खत्म हो गए आप लोगों से। नाउ इट्स टाइम टू मेक यू गाइज ऑन अ रैपिड फायर राउंड, बिकॉज आई हैव अब मैं रैपिड फायर राउंड का आगाज करने जा रही हूँ। इन सवालात के जवाब आपने जल्दी जल्दी देने होंगे। You cannot take so much time. Okay. Okay, you have to be quick. I'll ask one by one. So far, so good. What's your way forward to unwind after a long cycling day? You have to tell me separately, and you have to tell me separately. Watching the sunset, exploring the local nightlife, and enjoying a quiet dinner. Sunset. Yeah. Sunset? Definitely Okay. sunset. In combination with. And by the way, by the end of the day, it would be a couple compatibility test as well. What is the most essential item in your travel backpack? Oh my God. Mobile phone. Yeah, probably. Yeah. Because we navigate and everything is. Okay, okay, fantastic. The favorite type of, the favorite kind of a weather for cycling: sunny and clear skies, mild and breezy, rainy and adventurous. Mild and breezy. Okay, yeah. Fantastic. Favorite travel destination: mountains, beaches, or historical cities? Oh. Mountains. I love mountains too. Okay. Preferred mode of accommodation during your journey: camping in nature, staying with locals, or comfortable hotels? Camping. Camping. I would say camping. Yeah. Oh, fantastic. Go-to snack while cycling: energy bars, fresh fruits, or trail mix? Fresh food. for Fresh me. foods. That's the best. Best thing to eat in Pakistan you have tried, as you are guys are already a fan of Pakistani food: biryani, lobia, or chai pakoda? Chai pakora. Every diplomat loved the biryani, and every Pakistani loved the chai pakoda in Pakistan. So that's a better combination. So guys, if I ask you separately, okay, what is the most beautiful thing that you enjoy? साइकिलिंग के दौरान क्या ज्यादा एंजॉय करते हैं? कोई एक ऐसी चीज जो आपको मोटिवेट रखती है? Forward, helping to face the challenges, the weather challenges, the health issues. What one thing that makes you go and go? First of all, experiencing all these countries and cultures. मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ लोगों को मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये सब मैं अपनी पेस में करती हूँ।
फिर मुझे अपनी बॉडी पर बहुत फख्र है। साइकिल पर मैंने अपनी बॉडी को बहुत पुश किया है और मैं जो हासिल कर चुकी हूँ मुझे उस पर बहुत फख्र है। Keeps me going even longer, even if the days are tough. Okay, and Asad, you? मीटिंग न्यू पीपल, क्योंकि हर दिन हम साइकिल पर निकलते हैं, हमें नहीं पता हम रात को कहाँ गुजारेंगे, और हर दिन हमें नए लोग मिलते हैं। कोई ऐसा इंसान भी मिल जाता है जो काफ़ी इंस्पायरिंग होता है, और कुछ ऐसी दोस्तियां बन जाती है जो पूरी ज़िंदगी रहती है। और यही मज़ेदार होता है कि आपको पता नहीं होता कि आज शाम को आज दोपहर को क्या होने वाला है। थैंक यू गाइस, आप लोगों की स्टोरी सुन के मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, और असद स्पेशली आपने आई एम श्योर बहुत से मर्दों को इंस्पायर किया होगा कि इट्स नॉट ऑलवेज कि आप अपने पैशन को परस्यू करें। यू कैन ऑलवेज सपोर्ट योर स्पाउस और योर मदर्स और योर सिस्टर्स पैशन एज वेल, एंड मेरी बेस्ट ऑफ लक. And I hope so that your journey will be as beautiful as you are, and the spark of your eyes will remain forever with your dreams, and that will give you go to for wild extremes and explore your dreams as well. Best of luck, both of you. Thank you so much. Thank you. And now I know that you guys have another passion for the truck art of Pakistan, and that I want to see it with my eyes. और आप लोगों से भी शेयर करना है कि असद और मैरी का वो कौन सा पैशन है जो वो पाकिस्तान के साथ एज ए सुवेनियर भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, पाकिस्तान का एक खूबसूरत ट्रेडिशन भी, और व्हाई दे आर सो पैशनेट अबाउट दिस. तो आपको रहना होगा. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. प्रोग्राम में आगे बढ़ें और एक और अहम मौजू के हवाले से बात करें तो जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं इस पर हम ऑफ एंड ऑन बात करते रहते हैं. पूरी दुनिया को अपने लिपेट में लिए हुए हैं, हर कोई इससे, हर एलिमेंट ऑफ अर्थ के ऊपर जो है वो इससे मुतासर हो रहा है, इसके असरात उसके ऊपर पड़ रहे हैं. यहाँ पे हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो फलों के बादशाह आम की बात करें. हमारे दिलों का भी बादशाह है वैसे ये आम, अगर हम देखें जस्ट वेट फॉर इट कब आएगा. वैसे तो मई के स्टार्ट में, यूजुअली मई के अंदर भी आम नज़र आने लगता है मार्केट के अंदर, लेकिन अप्रैल के आखिर में रिपोर्टेडली जो कुछ बारिशें हुई या यालाबारी हुई इसने दीगर फसलों को जहाँ मुतासर किया, वहीं गर्मी में ताख़ीर हुई और इसकी वजह से जो आम पकना है उसमें भी देर हो गई और ये फसल भी कुछ ताख़ीर का शिकार है. सिंध में जो मौसमियाती तब्दीली है इसके बायस आम की फसल मुतासर हुई है. यहाँ पे जो वज़ीर ज़राअत हैं सिंध के सरदार मोहम्मद बख्श महर, उन्होंने इसका नोटिस लिया, मोहम्मद बख्श महर साहब ने, और मुतल्लिका अफसरान जो थे उनको इस बीमारी के खात्मे के लिए मुतासर इलाकों में टीमें भेजने की हिदायत भी की, और इसके साथ साथ जो बीमारी है उसके हवाले से भी उन्होंने कहा जिसे कंट्रोल किया जाए. दूसरी जानिब जो साउथ पंजाब है यहाँ पे 2,60,000 एकड़ पर आम के बाग लगे हैं. अब क्या ये जो पैदावार है जो कि उम्मीद इस वक्त की जा रही है कि तकरीबन 1.3 मिलियन टन हो सकती है, ये रवां सीज़न का तखमीना है, क्या ये पूरी होगी? एक्सपोर्ट का हदफ हासिल होगा? हमने कहा हम जरा आमों के हवाले से एक इंपॉर्टेंट सेशन है वो कर लेते हैं, तो बात करते हैं. वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पैट्रन एंड चीफ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के. अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम में बुलाया और किंग ऑफ फ्रूट का टॉपिक रखा है. और वही सब जिस तरह से अभी बात कर रहे थे इमरान के मई के स्टार्ट में हम देखते थे कि आम मार्केट में आ चुका होता था. अभी कौन सी ऐसी किस्में हैं आम की जो मार्केट में आ चुकी हैं और कौन सी ऐसी हैं जो अभी आएंगी? देखें, पहले जो सीजन आम का शुरू होता है वो सिंध से स्टार्ट होता है, तो सिंधड़ी और जो दूसरी अदर वैरायटी जो सिंधड़ी और जो क्या कहते हैं चौंसा जो लेट वैरायटी है, मगर वो भी थोड़ी बहुत मिलेगी, और देसी आम आपको नजर आएगा मार्केट के अंदर. खैर जो चौंसा हो तो लेट आता है, मगर जो बात हो रही है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से भी जो सीज़न है उसके ऊपर ज़रा सा डिले भी आया है, क्योंकि जो मौसम जो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है. जिस तरह हमने बात की क्लाइमेट चेंज की अगर हम रिपोर्ट पढ़ें 2015 से लेके 2050 तक, तो उसमें पाकिस्तान वहाँ पे -50 है एग्रीकल्चर, और किसी मुल्क में कोई इम्पैक्ट नहीं है, किसी मुल्क में जो है 20% है. तो पाकिस्तान जिस जगह पे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है. और पाकिस्तान में अगर मैं देखूँ तो 2013 से जो सैलाब आना शुरू हुए थे और अब बढ़ती जा रही हैं चीज़ें 2024 तक, और ये आगे और भी चीज़ें बढ़ जाएंगी. आगे फूड सिक्योरिटी के इशू और बढ़ते रहेंगे, जिस तरह वीट के अंदर, शुगर केन के अंदर, जो अनियंस, पोटैटो, जो दूसरी क्रॉप्स हैं उसमें भी इम्पैक्ट पड़ रहा है. मगर आम में जो इस बार जो इम्पैक्ट पड़ा है, अगर मैं सिंध की बात करूं तो जो रिपोर्टेड हो रहा है वो 20 से 25% हो रहा है. जो पंजाब की बात की जा रही है वो 50. और जो खासकर इस बार जो इम्पैक्ट आ रहा है हमें, जो खासकर
हमारी एक्सपोर्ट वैरायटीज़ के ऊपर आ रहा है। पंजाब में जो इम्पैक्ट आया मौसमी चौंसे पे और जो रेड वैरायटी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वाइट चौंसा, उस पर भी इम्पैक्ट आया। तो अभी तो सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ पंजाब का, तो अभी और कितना डिक्लाइन होता है और क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये जो है आप बता रहे हैं, ये जो इम्पैक्ट आप बता रहे हैं, ये क्या सिर्फ तादाद की या मिकदार के ऊपर है या इसका इम्पैक्ट क्वालिटी के ऊपर भी है, टेस्ट के ऊपर भी है? के ऊपर उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि उसके ऊपर काफी जो है कीड़े, जो मैं कहूंगा कि जो हुपर मैंगो हुपर होता है उसका अटैक हुआ है, थ्रिप्स का अटैक हुआ है। अच्छा। और भी ऐसे अटैक हुए हैं जो अभी आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा, वो किया है। बात ये है कि ये इसी साल ये इम्पैक्ट नहीं आया, ये 3 सालों से ये चीजें होती जा रही है, मगर पंजाब की हुकूमत या सिंध की उन्होंने इसके ऊपर सीरियस नहीं लिया, क्योंकि आपने जो इम्पैक्ट आ रहा है इसके ऊपर रिसर्च बेस आपने सोल्यूशन देना है किसानों को, कि आपने ये काम करना है। आप किसान जो हमारे हैं और जो मिडिल मैन है, अब वो किस्मत को लेके बैठे हैं कि किस्मत को देखेंगे, तो ये किस्मत नहीं होती, किस्मत भी होती है, मगर आपने भी उसके अंदर अच्छा काम करना है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी है, अपनी चीज़ों को बेहतर करनी है, तो आपकी फसल अच्छी होगी। क्योंकि आप देखें जो मैंगो एक्सपोर्ट होती है वो जो 25% जो है बाय रोड होती है, 15% बाय एयर होती है, और इसके बाद जो रेस्ट है वो सब बाय सी होती है। तो हमें शेल्फ लाइफ चाहिए होती है। टोटल प्रोडक्शन है कितनी पाकिस्तान में मैंगोस की, और कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिस तरह फैक्ट्स की बात कर रहे हैं? देखें जी, पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन जो है 1.8 मिलियन मैट्रिक टन है, जो 30% हिस्सा जो है वो आपका सिंध है, और 69% जो है पंजाब, 1% खैबर पख्तूनख्वा है। तो ये टोटल हमारी प्रोडक्शन है। लास्ट ईयर हमने 1 लाख टन एक्सपोर्ट किया। लेट्स सी कि अभी हम 15 तारीख को अपना एक्सपोर्ट टारगेट फिक्स करेंगे, जिसकी हर चीज़ हमें देखनी पड़ती है। प्रोडक्शन के अलावा हमें ये भी देखना पड़ता है कि एयरलाइंस के क्या फ्रेट खुलें, शिपिंग लाइन के क्या खुलें, एयरलाइंस जो हमारी यूरोप वहाँ जा रही है किस तरीके से एयरलाइंस आ रही है, उनके जो हम चार्टर इस बार आएंगे नहीं आएंगे एयरलाइंस के, इसलिए कि हमारी जब से PIA एयरलाइन बंद हुई है तो हमारे यूरोप का बिजनेस काफी कम हुआ है, और फ्रेट डिपेंड करता, देखें इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आया हुआ है और महंगाई जिस तरह पूरी दुनिया में बढ़ी है, तो वो इम्पैक्ट आएगा। इसलिए तो क्विकली भाई साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, क्या होना चाहिए टू सपोर्ट द फार्मर? 20 सेकंड्स। बात ये कि ना, ये चीजें हम हर साल बात करते हैं, ये आज ये आम सीजन आता है हम आके ये बात करते हैं। हम हमेशा हुकूमत को कहते हैं कि किसानों को रिसर्च बेस्ड सोल्यूशन दे। ये जो डिजीज है, डिजीज पहली बार नहीं आया ना, 3 साल से हम यही बात कर रहे हैं और हमें इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो कब करेंगे आइडेंटिफाई? दूसरी बात है कि जो पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो एक तो इंपोर्ट के अलाउ नहीं कर रहे, जो अच्छी चीज आ नहीं रही, जो मार्केट से ली जा रही है वो BOC कैटेगरी की है, क्योंकि वो जो दवाइयां हैं, इम्यून सिस्टम ऐसा हो गया है कि अब उसके ऊपर वो काम नहीं कर रही। तो ये जो अटैक जो हो रहा है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। राइट, थैंक यू वेरी मच। टाइम हमारा खत्म हो गया। वहीद साहब, पेरेंट चीफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एसोसिएशन मौजूद थे, कुछ कंसर्न्स एक्सप्रेस कर रहे थे। आई थिंक जो महकमा ज़राअत है, हुकूमत पंजाब है, हुकूमत सिंध है, उनको ज़रा फोकस करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये फ्रूट है दुनिया भर के अंदर भी और पाकिस्तान के लिए भी। हमने ज़रूरी समझा कि वी टेक द लीड और इस पर बात करें हम सबसे पहले। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ बात कर लेते हैं उस जुल्म और बर्बरियत की जिस पर पूरी दुनिया खामोश तमाशाई है और नन्हे बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। जहां पहले हंसते बसते लोग आबाद थे, अब वहां नज़र दौड़ाएं तो बारूद की बदबू और मलबे के ढेर हैं। फाकों के बावजूद फ़लस्तीनी डटे हुए हैं और खुदा का शुक्र भी अदा कर रहे हैं कि ये सख्त वक्त है, टल जाएगा। 7 माह से ज़ायद का अरसा ये जुल्म और बर्बरियत जारी है और अब तक 35,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 80,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। बात करें तो 20 लाख से ज़ायद बेघर हैं। इलाज के लिए मौजूद डॉक्टर्स को भी मौत की नींद सुलाया जा रहा है। मरीज़ डॉक्टर्स ना होने की वजह से भी मर रहे हैं। दूसरी जानिब हमास, कतर, मिस्र की जो सालिसी है उससे मुज़ाकरात कर लिए गए हैं। हमास का सालिसी जंगबंदी माहिदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा।
होगा और बताया ये जा रहा है कि पहला जो मरहला है उसमें बेघर फ़लस्तीनी अपने घरों को वापस लौटेंगे और गजा में इमदादी सामान और ईंधन की तरसील शुरू होगी, जिसकी अभी वहाँ अशद ज़रूरत है। पहले मरहले में हर एक खातून इसराइली कैदी के बदले इसराइल की जानिब से 50 फ़लस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा और दूसरे मरहले में हमास की जानिब से मर्द इसराइली कैदियों को रिहा किया जाएगा। ताहम उनके बदले में फ़लस्तीनी कैदी कितने रिहा होने वो तादाद अभी तक तय नहीं हो सकी। बिल्कुल। और जो तीसरा मरहला है इन दो के बाद, उनमें गजा की तामीर नौ के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज़ होगा, चूँकि इस वक्त तो राख का ढेर बन चुका है, खंडर बन चुका है। लेकिन इन तीन मरहलों को इसराइल मानने को इनकारी है, मानने से इनकारी है, मानने को तैयार नहीं है। अब गजा के बाद सबसे बड़ी पनागाह रफ़ा पर भी बमबारी कर रहा है और इससे कई फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ज़रा ये कहते हैं कि रफ़ा में तकरीबन 6 लाख बच्चों 14 लाख फ़लस्तीनी बच्चों समेत 14 लाख फ़लस्तीनी जो हैं वो पनाह लिए हैं और अगर यहाँ पर भी इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया तो गजा के साथ जो वाहिद रास्ता है वो भी कट जाएगा। गजा में एक और बहरान पैदा हो जाएगा और आलमी बरादरी पहले ही रफ़ा से इसराइल को मना कर रही है कि ज़मीनी ऑपरेशन में इसके तबाहकुन नताइज हो सकते हैं, इससे खबरदार रहे। अमेरिका ये कहता है कि अगर उसने ये किया तो हम असला की सप्लाई बंद कर देंगे। तलबा का एहतजाज अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में जारी है। हमारे साथ मंसूर जाफिर साहब मौजूद हैं, आप एक्सपर्ट हैं ऑन मिडल ईस्ट सिचुएशन, आप ऑफ एंड और हमारे शोज़ में देखते हैं इनको, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं और आगे किस जानिब जाता देख रहे हैं। मंसूर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। एक मंजरनामा तो हमने सामने रखा है, इन सारी स्टोरीज को देखते हुए अब आपको ये सूरत हाल किस जानिब जाती नजर आती है? आपको सुन नहीं पा रहे मंसूर साहब, आपका शायद माइक अनम्यूट कीजिएगा काइंडली अगर। जी प्लीज बोलिएगा। इस वक्त जो सिचुएशन यकीनन जिसका आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया है, एक इंतहाई गंभीर मंजरनामा जो है वो पेश कर रही है। खासतौर पे जो रफ़ा इस वक्त खासतौर पे जो मशरकी इलाका जहाँ पे एक सेफर जोन करार दे के लोगों को मुज्तमा होने के लिए कहा गया था और हिदायत दी गई थी, अब उस इलाके पर भी इसराइल ने जो है अपना तोपखाना और अपने टैंकों से है वो गोलाबारी और जहाज़ों से बमबारी शुरू कर रखी है, जिसके बाद इन लोगों के लिए यानी किसी तरफ निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मिस्र वाला जो रफ़ा क्रॉसिंग है वो खुद इसराइल ने जुमे के रोज़ से उस पर कब्जा कर रखा है और उसके जरिए से एक थोड़ी बहुत इमदाद भी ट्रिकल डाउन तरीके से आ रही थी, वो भी अब बंद हो गई है और फलस्तीनियों को यहाँ से निकलने का तो बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है। अब वो बेचारे कभी दीर अल बलह का इलाका है उस तरफ मूव करते हैं, सेंट्रल गजा की तरफ, कभी वो खान यूनिस की तरफ मूव करते हैं, यानी वो शटल बने हुए हैं बिल्कुल अपने इस शहर के अंदर जहाँ पे कभी वो खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। लेकिन इसराइल ने जिस अंदाज से उन्हें अपनी बमबारी और गोलाबारी के नतीजे में बेघर किया और अब जो उनकी आखिरी पनाहगाह या आखिरी उनका ठिकाना था अब उसे भी उन्होंने अपने निशाने पर रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इतना बड़ा इंसानी बहरान और ख़ासतौर पे ऐसे मौके पे कि जब जो जंगबंदी के हवाले से और मुख्तलिफ जो इस अलाव को बुझाने के हवाले से जो कोशिशें हो रही थी, तो मंसूर जाफर साहब इसी से मुतालिक मेरा सवाल भी है आपसे। हम देख रहे हैं कि जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है, 7 माह से जंग जारी है, तो क्या देख रहे हैं? अभी तक मुज़ाकरात तो हुए हैं हमास के अमेरिका और इसराइल के साथ, लेकिन अमल दरामद किसी तौर पर हम होता नहीं देख रहे। तो क्यों इसराइल जो है मुआहदे को मानने से इनकारी है? और दूसरा ये कि क्यों खामोश है इस्लामी मुमालिक? देखिए जी, जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है तो इसराइल ने अपने जो एलानिया अहदाफ इस जंग के लिए तय कर रखे थे उनमें से एक हदफ भी वो पूरा नहीं कर सका, ना वो अपने यरगमाली रिहा करवा सका है इल्ला ये कि जो एक माहदे के तहत रिहा हुए हैं, और ना ही वहाँ से जो मज़ाहमतकार इस वक्त फ़लस्तीन का बच्चा जो है वो फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार है, उसे आप हमास का नाम दे दें, इस्लामी जिहाद का नाम दे रहे हैं, यही जज्बा है कि जिसकी वजह से वो अपनी ज़मीन अपना इलाका छोड़ने पर तैयार नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा धमकियाँ जान से मारने के मतलब इक़दाम तक किए जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी सरजमीन पे अपना खून देना, अपनी जान देना जो है अपने लिए काबिल फ़ख्र समझ रहे हैं। और जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है तो इसराइल को जो ताकत मजबूर कर सकती थी, जिस तरीके से उन्होंने इब्तिदा में अपना एक जंगी लाओ लश्कर उनकी हिमायत पे रखा था, आज वही अमेरिका जो है उसे क्योंकि अपने इंतखाबात और अपने कैंपसेस के अंदर जो अपने खिलाफ उबलता हुआ लावा दिखाई दे रहा है, जो पकता हुआ लावा दिखाई दे रहा है, उसके खौफ से उन्हें कोई फलस्तीनियों से मोहब्बत नहीं है, उन्हें बुनियादी तौर पे अपना जो इलेक्शन एजेंडा है उससे मोहब्बत है, उसके खौफ से इस नौयत के इक़दामात के जनाब वो हथियार के जो इसराइल मिस यूज कर रहा है हम उसकी तरसील रोक रहे हैं। ये इनका अपना ये जो बनाया हुआ मॉन्स्टर है, ये जो इनका अपना बनाया हुआ मॉन्स्टर है इसराइल, जो इनका बगल बच्चा है, जिसको कहते हैं कि हम हर सूरत में जिसकी हिफाजत यकीनी बनाएंगे, प्रेसिडेंट जो जब भी आते हैं
ही टॉक्स पॉजिटिव अबाउट देम और बड़े उनके लिए कंसर्न नज़र आते हैं अमेरिकन सदर। अब ये उनका अपना बाल बच्चा क्या उनकी कहीं उनकी सरकशी पे उतर रहा है, उनकी बात नहीं सुन रहा, या पॉलिसी पुरानी है कि मीडिया के ऊपर स्टे पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव और इंसानी हुकूक की भी बात कर लें और अंदर खाने हिमायत जारी रखें, ये सिचुएशन है? या अब नहीं, चूंकि इंतखाबात हैं तो अब ज़रा थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ रहा है अमेरिका को? बेसिकली इसके पीछे क्या है जो अमेरिकन स्टेटमेंट्स हैं? बुनियादी तौर पे इनका अपना जो लोकल इस वक्त जो एजेंडा है खासतौर पर इलेक्शन के हवाले से वही है, लेकिन असल पॉलिसी उनकी इंटैक्ट है, क्योंकि एक तरफ से वो ऐलान करते हैं कि हम फलां मोहलिक हथियार, इतने टन के बम जो हैं, इतने पाउंड के बम जो है वो नहीं भेज रहे, क्योंकि इस वक्त अगर वो बम इस्तेमाल किए गए तो यकीनन रफा के उस डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में किए जाएंगे कि जहाँ पे इस वक्त तकरीबन 13 लाख लोग जो हैं वो मुकीम हैं और उनके सर पे कोई छत नहीं है, कोई कुछ नहीं, स्वाय एक टेंटेज विलेज है जहाँ पे उन्होंने ये जिसे कहना चाहिए प्लास्टिक की शीट्स और इस नौयत का कवर जो है उसके नीचे वो अपनी जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। तो उनके लिए तो हवा का एक तेज झोंका जो है या बारिश का एक तेज वो भी उनके लिए मौत का सामान है। तो खुदा एक वहां से आतिशो आहन की बारिश जो है तो यकीनन उनकी जिंदगी का खात्मा करने के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारी हम दुआ कर सकते हैं और आई विश के जिन कुव्वतों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनका किरदार अदा हो सकता है, जो किरदार अदा कर सकें वो किरदार अदा करें। मंसूर जाफर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपकी वक्त का शुक्रिया और एनालिसिस का भी शुक्रिया। आज जुम्मा है, नमाज जुम्मा के बाद वैसे तो हम याद रख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम सब की दुआओं का हिस्सा हैं हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई, लेकिन जब भी हम ये खबरें करते हैं या इस पर बात करते हैं तो ज़ख्म दोबारा से ताज़ा हो जाते हैं। वी कैन फील इट कि किस तरह बच्चे वहाँ पर स्टाफ कर रहे हैं, खाना नहीं है, पीने को कुछ नहीं है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए और मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह अपने फरिश्तों की मदद से, जिन पे हमारा ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा, उनकी मदद फरमाए और ये मामला हल हो। इसी पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा और ये वीक भी इख्तिताम को पहुँचा और प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा है। मंडे को आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। एंड वन थिंग, संडे को वी हैव अ बेस्ट ऑफ मदर्स डे के हवाले से, सो डू वॉच दैट। अल्लाह हाफिज़।